हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रिजीम्स के बारे में। तो हमारा जो कंप्लीट टॉपिक है वो ये है पॉलिटिकल रिजीम्स, डेमोक्रेटिक रिजीम्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स। सो डेमोक्रेटिक में हमें पढ़ना है इलेक्टोरल, लिबरल डेमोक्रेसी, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में है पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म और फासिस्ट डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। सो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में यूनिट नंबर 4 है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, और उसी में ये टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सो ये आपको पता चल गया कि ये सिलेबस है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक पॉलिटिकल रिजीम किसे कहते हैं। पॉलिटिकल रिजीम किसे कहते हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। अ पॉलिटिकल रिजीम्स रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्लस सेट ऑफ रूल्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिसेस दैट, क्या है दैट के बाद, गवर्न अ सोसाइटी। तो इसे अभी समझो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी को जब गवर्न किया जाता है, रूल किया जाता है, ओके, शासित किया जाता है, तो एक सोसाइटी को जब गवर्न किया जाता है, तो वहां पे जब गवर्न वहां पे किया जाता है तो गवर्नेंस का सिस्टम क्या है, किस तरीके के रूल्स हैं, किस तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं, किस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं, इन्हीं सभी को कंबाइंड वे में पॉलिटिकल रिजीम कहा जाता है। ओके, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे, मतलब कि डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। सेट ऑफ रूल्स क्या है, और रूल्स किसने बनाए हैं, रूल्स आम लोगों ने बनाए हैं कि राजा ने बनाए हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बनाए हैं। इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडी अलग अलग है, या ये सारी पावर्स एक इंसान, एक राजा के हाथ में है। ओके, तो ये सारे अलग अलग क्या है, कंपोनेंट्स हैं जो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं कि एक देश में रूल कैसे चलता है, रूल बनाता कौन है। तो रूल चलता कैसे है, बनाता कौन है, इसी को पॉलिटिकल रिजीम कहा जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। इट एनकम्पसेस हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगली चीज इसमें ये आ गई कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सभी लोगों के पास पावर है कि सिर्फ राजा के पास पावर है। पावर को एक्सरसाइज कैसे किया जा रहा है, कौन कर रहा है, लोगों के हित में, लोगों के इंटरेस्ट में हो रही है, या फिर कोई इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पावर यूज कर रहा है। ओके, तो ये तीन चीजें तो अभी तक आपने देख ली होंगी कि पॉलिटिकल रिजीम का मतलब क्या, कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक, और ये रूल्स, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिसेस दो हो गया, और तीसरा इसका है कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सरसाइज हो रही है। तो ये तीन कंपोनेंट मिलके बनाते हैं पॉलिटिकल रिजीम को। ओके, इसके अलावा फैक्टर्स सच एज लेवल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम लोगों को कितनी है, कितनी उन्हें सिविल लिबर्टीज दी गई है, रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, वहां पे कॉम्पिटेटिव इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सभी चीजें मिलके हमें बताती हैं कि पॉलिटिकल रिजीम होगी कैसे। ओके, पॉलिटिकल रिजीम होगी कैसे, उसका नेचर क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक होगी, नॉन डेमोक्रेटिक होगी। यानी कि लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन अगर बहुत ज्यादा है या सबको पार्टिसिपेट करने का राइट है, तो डेमोक्रेटिक है। अगर नॉर्थ कोरिया जैसे किम जोन उन कोई राजा बना बैठा है तो पार्टिसिपेशन तो है नहीं, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक हो गई। सिविल लिबर्टीज, लोगों को कितनी स्वतंत्रताएं हैं, फ्रीडम है, वो चीज डिसाइड करते हैं कि रिजीम डेमोक्रेटिक है कि नहीं। रूल ऑफ लॉ है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ है कि कोई इंसान के मन का जो आता है वो रूल करता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी रिजीम्स, अलग अलग रिजीम्स जो डेमोक्रेटिक में है, इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से कि इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग पहले अच्छे से समझे, बाद में समझेंगे इससे जुड़ी अगर कोई थ्योरी है, इससे जुड़े कोई स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ कहा है, तो वो फिर हम देख लेंगे। पहले है इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम, पहली रिजीम है इलेक्टोरल। तो जो ना ये तीनों चारों हैं, ये जो चारों हैं, इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी, बेसिकली इनमें जो ये है ना, यहां से एक चीज है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी में एक जैसा है। ओके, सभी में लगभग इंस्टीट्यूशन एक जैसे होंगे,
जो ये डेमोक्रेटिक है, इनमें एक जैसा ही होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसा ही होगा। लेकिन पावर एक्सरसाइज कैसे की जा रही है, तो वो अभी आप समझोगे कि वही फिर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम क्या है? एन इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर लीडर्स थ्रू रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम ऐसी रिजीम हो गई जहां पे सीधी सीधी बात करें अगर ओवर सिंप्लीफाई करके, कि वहां पे भाई इलेक्शन होते हों। तो आपके देश में अगर इलेक्शन होते हैं तो भाई आपकी इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम है। जब इलेक्शन की बात होगी, इलेक्शन होते हैं, तो दूसरी चीज आ गई, वो क्या थी कि क्या जो इलेक्शन आपके वहां पे हो रहे थे क्या वो रेगुलर होते हैं? ये भी होने चाहिए, तभी आपको इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम कहा जाएगा। अगर रेगुलर होते हैं जी 5 साल बाद, फ्री होते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल फेयर होते हैं, क्या वो इलेक्शन ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती वोट दिलवाया जाता है, नहीं ये भी नहीं है। तो फ्री और फेयर रेगुलर 3 चीजें होनी चाहिए। अभी एक चीज समझो, इंडिया में ये चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। क्या ये चीजें चीजें रशिया में होती हैं? फ्री रेगुलर फेयर इलेक्शन होते हैं? वहां पे फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि फ्री तो नहीं होते, फेयर तो नहीं होते, रेगुलर तो होते हैं, 4-4 साल बाद हो रहे हैं इलेक्शन वहां पे, लेकिन वोट एक ही पार्टी को करना पड़ता है। रशिया में कह लो, चाइना में कह लो कि वोट आपसे फिर डलवाया जाएगा, या पार्टी ही एक है। चाइना में तो पार्टी ही एक है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को वोट करना है भाई। रशिया में क्या है, पार्टीज और है, लेकिन दूसरे को वोट करके तो दिखाओ आप। ठीक है, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम क्या, इलेक्शन हो और फेयर और फ्री होने चाहिए, अच्छे से इलेक्शन, पूरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो अभी ये हो रहा है, इलेक्शन तो हो गए लेकिन फ्री और फेयर हो ही नहीं। इन दिस टाइप ऑफ रिजीम, देखो बेसिक चीजें होंगी हर एक जगह पे कि अपॉर्चुनिटी है, ये वो सारी चीजें हैं, लेकिन क्या ये जो बीच की चीजें हैं, रेगुलर फ्री, ये वो सारी चीजें हैं कि नहीं, इसी से फिर चेंज हो जाता है सिस्टम। अगले वाले सिस्टम के साथ आप रिलेट कर पाओगे। इन दिस टाइप ऑफ रिजीम पॉलिटिकल पावर अल्टीमेटली रेस्ट विद द पीपल। जब लोगों को पावर दे दी कि आप चुनो अपना प्रतिनिधि, तो पावर लोगों के पास ही हुई कि नहीं? ओके, और जिनके पास राइट टू वोट है उनके पास है फिर तो पावर, क्योंकि वही अपना रिप्रेजेंटेटिव लीडर चुन के भेजते हैं। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम में पावर किसके पास होती है? आम लोगों के पास होती है, वोटर्स के पास होती है। इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम स्ट्राइव टू अपहोल्ड प्रिंसिपल्स, और इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम, जो ट्रू इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम है, वो कहती है कि क्या क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जिनको हमने चुन के भेज दिया वो अकाउंटेबल भी हो। ये ना हो एक बार हमने चूज करके भेज दिया, अभी इलेक्ट करके भेज दिया, हमारी बात ही ना सुने फिर वो, ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज, तो एक चीज आप देखो, जो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम है बेसिकली ये एक तरीके का आइडियल सिस्टम है। ये कहता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें तो इसने बताई कि रूल रेगुलेशन सेट कर दो कि सबको वोट का राइट दे दो, दे दिया कि नहीं, रेगुलर इलेक्शन करवा दिए, ये तो ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ना, ये जिसे हम चुन के भेजते हैं, जिसे हम इलेक्ट करके भेजते हैं, उनसे ना फिर कुछ चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, अभी वो करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए ये आइडियल भी बन जाता है कि ये एक तरीके का आइडियल है, आदर्श है। रूल्स में तो आप इसे लागू कर दोगे, लेकिन आइडियली लागू होता है कि नहीं होता है। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, रेगुलर इलेक्शन हो, फ्री इलेक्शन हो, यूनिवर्सल सफरेज, जो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब सबको राइट टू वोट मिले, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, ओके, चाहे ट्रांसजेंडर हो कि नहीं, एज्ड पीपल हो, आप कह लो पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, कोई भी हो, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब हर एक इंसान को राइट टू वोट दे। लेकिन यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि हर एक को भी नहीं, एक तो हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट करना होगा ना, जैसे हमने क्राइटेरिया सेट किया है 18 की एज, कि जिसकी 18 की एज हो गई वो राइट टू वोट उसे मिल जाएगा। ओके, तो ये कोई ना कोई क्राइटेरिया तो हमें सेट करना होगा ना, अभी 2 साल के बच्चे को हम राइट टू वोट तो नहीं दे सकते। उसके अलावा इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम में कॉम्पिटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज हो, यानी कि आपके देश में एक से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए जो कॉन्टेस्ट कर सके इलेक्शन, ऐसा ना हो कि आप पार्टीज को कॉन्टेस्ट ही ना करने दे,
क्या चाइना में ऐसा कॉन्टेस्ट करने दिया जाता है दूसरी पार्टीज को? नहीं। तो वहां पे इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम नहीं है। ऑल दो डेमोक्रेसी तो है, तो समझो डेमोक्रेसी है, लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम इस तरीके से नहीं है। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम है, लेकिन एक पार्टी को अभी 2024 में जो इलेक्शन हुए, पीटीआई एक पार्टी है इमरान खान की, तो पार्टी को एक तरीके से कैंसिल कर दिया उन्होंने कि नहीं, तो बाकी पार्टीज ने कॉन्टेस्ट किया, तो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं थे, कंपटीशन अच्छे से नहीं हुआ। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सिविल लिबर्टी होनी चाहिए, यानी कि एक इंसान का रूल ना हो। चेक्स और बैलेंस होने चाहिए, यानी कि एक बार आपने सरकार को चुन के भेज दिया, सरकार में फिर भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। ओके, अगर 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 लेजिस्लेटिव जो भी असेंबली है हमारी, चाहे लोकसभा, राज्यसभा या सेनेट या कुछ भी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली भी एब्सोल्यूट नहीं होगी अगर चुन के भेज दी। वहां पे एग्जीक्यूटिव भी असेंबली है, एग्जीक्यूटिव को रोकने के लिए लेजिस्लेटिव है, फिर इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जुडिशियल भी हमारे पास, आप कह लो कि जुडिशियल भी एक विंग है सरकार का ही। तो गवर्नमेंट को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अभी तीन तीन में इसलिए डिवाइड किया ताकि चेक्स और बैलेंस रहे, ये एक दूसरे को भी कंट्रोल करते रहें। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, चंडीगढ़ में मेयर के लिए इलेक्शन हो रहा था, तो जो भी वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसने खुद से कैंसिल कर दिए कुछ वोट्स को कि नहीं, तो उसने अपनी पावर यूज करके बीजेपी का मेयर बना दिया। लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी ने, चेक्स और बैलेंस का एग्जांपल दे रहा हूं जो रिसेंट हुआ है, जुडिशरी ने आके क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, अब दोबारा जो भी इलेक्शन में जो भी रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, उसे हटाओ, आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने होंगे, जो इंसान रियलिटी में जीता है उसी को मेयर बनाओ। तो जुडिशरी ने आके इंटरफेयर किया ना, तो चेक्स और बैलेंस जरूरी होते हैं। सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिविल सोसाइटी मतलब क्या, एनजीओज हो गए, बाकी ग्रुप्स हो गए सोसाइटी के, ये भी पार्टिसिपेट करें, इन्हें भी वहां रहने का मौका हो। ये ना हो कि जो गवर्नमेंट है वो बैन ही कर दे इन्हें, तो ये भी अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाए, ये भी इसका एक जरूरी एस्पेक्ट है। तो दूसरी है हमारी फिर लिबरल डेमोक्रेटिक रिजीम। अभी आप थोड़ा थोड़ा समझोगे अभी, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहे हैं, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। तो लिबरल, देखो जो ये है ना इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम, ये एक जर्नल आइडिया है, आपको ये हर एक देश में मिल जाएगी। लिबरल, सॉरी, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिजीम हर एक स्टेट में है, लेकिन इसमें जो चीजें इन्होंने स्पेसिफिकली बताई वो नहीं बताई, वो नहीं मिलेंगी, यानी कि ओवरऑल ऐसा आइडिया आपको हर एक देश में मिल जाएगा। तो अभी ये लिबरल डेमोक्रेटिक रिजीम, a liberal democratic regime is a form of government that combines the principle of liberal values and democratic processes। देखो डेमोक्रेसी तो होगी क्योंकि डेमोक्रेटिक रिजीम है, तो लिबरल डेमोक्रेसी कैसी है, जहां पे लिबरल वैल्यूज हो। तो लिबरल वैल्यूज के लिए हमें जाना पड़ेगा लिबरलिज्म की तरफ। तो लिबरलिज्म के फादर कौन है, जॉन लॉक है, और कौन है, एडम स्मिथ है। तो इन्होंने क्या कहा था, जॉन लॉक ने किससे किससे जुड़े हैं, लिबरलिज्म से। और लिबरलिज्म क्या कहता है, हर एक इंसान को लिबर्टी दो, इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दो। इंडिविजुअलिज्म की उन्होंने बात की, तो हर एक इंसान को लिबर्टी, इंडिविजुअल को फ्रीडम, और इंडिविजुअल और स्टेट दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा, इंडिविजुअल या उसके राइट्स, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लिबरलिज्म क्या है, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करो, जो भी सोसाइटी है, जो भी गवर्नमेंट है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे प्रायोरिटी नहीं देनी, इंडिविजुअल को देनी है, इंडिविजुअल के राइट को देनी है, उसकी फ्रीडम को देनी है, स्टेट को नहीं देनी। स्टेट वीक रहेगा, इंडिविजुअल पावरफुल रहेगा, ये लिबरलिज्म है। तो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाओ, वो होगा लिबरल डेमोक्रेटिक रिजीम। तो क्या क्या है इसमें, ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म की बात करेगा, उसको फ्रीडम दी जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज सेम है। लिबरल डेमोक्रेटिक रिजीम एम्स टू बैलेंस, किस चीज में बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। ये कह रहे हैं कि एक तो इंडिविजुअल की लिबर्टी है, इनके लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरी तरफ पे है पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि लोगों ने जिसको चुन के भेज दिया अभी सरकार को, तो सरकार और इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, गवर्नमेंट जो कि चुनी जा चुकी है, जैसे मर्जी चुनी आपने, फ्री फेयर इलेक्शन कुछ भी हुआ था, ये तो होना ही चाहिए, लिबरल तो ये कहेंगे होगा ही होगा। ये होने के बाद भी आपने गवर्नमेंट को चूज कर लिया, इलेक्ट कर लिया ना, इलेक्ट करने के बाद भी वो इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये है लिबरल डेमोक्रेटिक रिजीम।
ठीक है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जहां पे डिग्निटी ऑफ सिटीजन हो, सिटीजन को ही हम ज्यादा प्रमोट करेंगे। क्या क्या होगा यहाँ पे? इंडिविजुअल की राइट और फ्रीडम होगा। ये किसको प्रायोरिटी देते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट को, ना ये कहते हैं स्टेट को नहीं पावरफुल बनाते रहो, स्टेट इंडिविजुअल की लाइफ में कम से कम इंटरफेरेंस हो। क्या क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, यानी कि आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डालो, ये कहते हैं। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ओके, तो ये तो होगा ही होगा, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि नहीं, और रूल सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है जी, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। ओके, और एक और चीज है, रूल ऑफ लॉ को इन्होंने इसलिए भी ये चीज इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं लिबरल्स, क्योंकि ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ होगा ना तो गवर्नमेंट अपने मन की मर्जी नहीं करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लॉ होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपने चुन के भेज दी सरकार, वो कुछ भी कर रही है अभी, वो भी रूल ऑफ लॉ के अंडर आएगी। आगे क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, वो सारी चीजें होगी तो वो होनी चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट, ये इनका लिबरल्स का मेन पॉइंट तो यही है कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, किससे शादी करोगे, कहाँ रहोगे, कौन सी जॉब करनी है, ये आपका खुद का इंटरेस्ट है, तो आपका खुद का ही डिसीजन होगा, गवर्नमेंट इसमें आपको इंटरफेयर नहीं करेगी। चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करती है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस को क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? वही जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वाला चेक्स एंड बैलेंस को इन्होंने क्यों प्रायोरिटी दी? क्योंकि ये कहते हैं कि इससे गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जा सकता है, तो इसको इन्होंने इसीलिए ज्यादा तवज्जो दी है। ओके, ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अलग अलग ब्रांचेस होनी चाहिए। प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस होनी चाहिए, ये कह रहे हैं प्लूरलिज्म, ऐसा ना हो कि एक ही आइडियोलॉजी, एक ही रिलीजन, एक ही वो, इसके ही लोग चुने जाएं और वही अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक ग्रुप के लोग, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, क्लास, कास्ट के लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन सके। और लोगों के बीच में डायलॉग, डिबेट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ताकि हर एक इंसान चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, एथनिसिटी का हो, रेस का हो, वो अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी जी सके, ये है। उसके बाद है माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ये कह रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटी के पास देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी में है, जो मेजोरिटी ग्रुप है वो पावरफुल रहता, कुछ भी करो, तो इसीलिए कहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए कुछ खास तरीके से कुछ खास कानून भी बनाओ, ताकि माइनॉरिटी रिलीजन के लोग, माइनॉरिटी एथनिसिटी के लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सके, तो उनको कुछ प्रोटेक्शन भी दो, जैसे रिजर्वेशन जैसी चीजें हैं। अभी इसी से जुड़ा वही आ गया अगला, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेटिक रेजिम, ये क्या है? अभी इसमें कुछ अलग है क्या? नहीं, इंडिया में भी ये है, हर एक डेमोक्रेसी मेजोरिटेरियन होती है, मैं आपको बता दूं, हर एक डेमोक्रेसी मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी ही होती है। लेकिन अभी देखो, ये ना सारे डेमोक्रेसी ही है, ये लिबरल डेमोक्रेसी, मेजोरिटेरियन, इलेक्टोरल मेजोरिटी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, ये सारे ही एक तरीके के हैं। इन सब में लगभग रूल रेगुलेशन एक जैसे होंगे, लेकिन रूल रेगुलेशन को अप्लाई कैसे किया जा रहा है, ये डिफरेंस होता है। अभी मेजोरिटेरियन वाले में समझना आप, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी ऐसी होती है जहां पे जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो उसके पास होती है जिसके पास मेजोरिटी होती है। तो ये तो डेमोक्रेसी का ही तो रूल है ना, जिसके पास मेजोरिटी वही रूल करेगा। लेकिन ये कहते हैं कि ये बात तो सही है, जिसके पास मेजोरिटी है वही रूल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मेजोरिटी के राइट के बारे में नहीं ना सोचे, वो माइनॉरिटी के बारे में भी सोचे, ये हम उससे अपील करते हैं। समझ गए ना? आइडियल ये फॉर्म है, अब मैंने आपको बताया था, ये आइडियल है सारे। क्या है? ये कह रहे हैं कि चुन के तो मेजोरिटी ही भेजेंगे, जो मेजोरिटी है वही तो पावर को यूज करेगा, लेकिन उससे हम अपील करते हैं वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करे। कौन सा प्रिंसिपल? कि यार जो भी माइनॉरिटी में लोग हैं उनके लिए भी हम काम करें। ये ना हो कि इंडिया में 80% मान लो हिंदू लोग रहते हैं, तो वही हमेशा चुन के जाएंगे ज्यादातर लोग उनके, लेकिन वो हिंदुओं के लिए ही कानून बनाए, ये तो जरूरी नहीं ना, तो वो माइनॉरिटी के लिए भी कुछ ना कुछ करे। अब मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पार्टी जिसके पास मेजोरिटी हो या कोalition जिसके पास मेजोरिटी सीट हो, उसी के पास पावर जाती है। ओके,
तो ये कहते हैं कि मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी से स्टेबिलिटी भी आती है, एफिशिएंसी भी आती है। ओके, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी से, क्योंकि हमने मेजोरिटी को चुन के भेजा है। इसके अलावा क्या हम माइनॉरिटी, जो पार्टी माइनॉरिटी में है जिसके पास कम सीटें हैं, उसको क्या अभी हम पीएम बना दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है जिसे ज्यादा लोग कह रहे हैं उसी को चुन के भेजें, उसी को हम पीएम बनाएंगे कि नहीं। लेकिन बस ये चीज है कि ये प्रोटेक्ट करे माइनॉरिटी के राइट्स को भी, ये इससे क्या किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है। इसमें बैलेंस बनाए रखा जाए मेजोरिटी और माइनॉरिटी के राइट्स में, ये जरूरी होता है, ये डिमांड की जाती है। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? विनर टेक्स ऑल इलेक्शंस। विनर टेक्स ऑल, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंसान जीत गया उसके पास सारी सीटें चली, वो उसके पास सारा कुछ चलेगा। मान लो यार यहाँ पे 100 सीटें होती हैं इंडिया में, मान के चलो लोकसभा में, एक के पास 51 है, एक के पास 49 है। तो अभी जो 51 वाला है वही अपने अकॉर्डिंग रूल चलाएगा अभी। ओके, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसीज ऑफन एम्प्लॉय इलेक्टोरल सिस्टम जो प्रायोरिटाइज करते हैं विनर ऑफ एन इलेक्शन। क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है, देखो मान लो कि एक पूरा एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में मान लो 5 पार्टियां हैं, ए बी सी डी ई। ए को मिले 15% वोट, ठीक है, बी को मिले 14%, सी को मिले 13%, कितने हो गए? 42 हो गए ना टोटल यहां तक। और अभी 42 हो गए तो 48 बचे हैं, है ना। तो उसके बाद आप कह लो कि इसे मान लो 25 मिले और इसे 23 मिले ई को। तो अभी डी वाला इंसान को 25% वोट मिले, लेकिन ये जीत जाएगा यहां से कि नहीं। तो विनर टेक्स ऑल, समझ गए ना, कि जिसके सबसे ज्यादा वोट है उसी को चुना जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको मेजोरिटी मिली है 51% वोट, नहीं, इसे 25% मिले लेकिन ये जीत गया। ओके, तो इसे विनर टेक्स ऑल कहा जाता है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। ये कह रहे हैं कि इसमें अगर मान लो 5 अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे ये, तो इसमें से 25% वाला जीत जाएगा, वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग काम करेगा। वो कह रहे हैं ये बात गलत है, वो सबके लिए काम करे। मेजोरिटेरियन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है जिसके पास भी पावर है, मेजोरिटी की वजह से वो पावरफुल होता है। मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी में क्योंकि मेजोरिटी का जो भी इंसान अपने लिए काम करेगा, अपनी कम्युनिटी के लिए, तो माइनॉरिटी के राइट्स को यहाँ पे कम से कम आप कह लो कि प्रोटेक्शन मिलती है, मिलनी ज्यादा चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, एक कम्युनिटी के पास सारी पावर आ जाती है। पोलराइजेशन हो जाता है, लोगों को रिलीजन और कास्ट ग्रीड में बांट के यूज किया जाता है ताकि मेजोरिटी ली जा सके। चेक्स और बैलेंसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, यूनाइटेड किंगडम इसी का एग्जाम्पल है, सेम ऐसे ही होता है वहां पे। इसका एग्जाम्पल इंडिया भी है, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है। कनाडा है, इजराइल है, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। ओके, इसे जुड़ा कौन कौन है? आर.एन. लिचफार्ड एक स्कॉलर इससे जुड़े हैं। वो क्या है? एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कि आप कह लो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर काम करते हैं, और उन्होंने अलग अलग डेमोक्रेटिक रिजीम्स के बारे में भी लिखा है। ओके, तो वो कंट्रास्ट करते हैं मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी एंड कंसेशनल डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक तो मेजोरिटेरियन, एक कंसेशनल। वो कह रहे हैं ये दोनों अलग होती हैं। ओके, तो अभी ना इनके बारे में, स्कॉलर्स के बारे में तो अलग से पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे जुड़ा है एक और स्कॉलर जुआन जे लिंज और रॉबर्ट ए डाल, तो जो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी के ऊपर लिखते हैं। तो आपने इनके नाम भी याद रखने, कई बार पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन में कि ये स्कॉलर डेमोक्रेसी का कौन सा थ्योरी है जिससे एसोसिएटेड है, तो नाम भी आपने याद रखने हैं। तो ठीक है, तो अभी ये पार्ट नंबर 1 हुआ इस वीडियो का। अभी तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी बाकी है इस टॉपिक के ऊपर। तो सेकंड पार्ट और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस की वीडियो और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप अमन पाठशाला के ऊपर चले जाओ, चाहे amanpathshala.com वेबसाइट के ऊपर चले जाओ। वहां पे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। मिनिमम फीस हमने रखी है, ठीक है। वीडियो लेक्चर भी हैं, पीडीएफ नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, सब कुछ है। तो अभी कुछ बेसिक चीजें हमने बात की। ये टॉपिक का भी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वहीं पे अवेलेबल होगा, आप देख लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। डाउट हो तो लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।